नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीज स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर मूल अधिकार की, फंडामेंटल राइट्स की। आज ये सेकंड क्लास है मूल अधिकारों की। हम लोगों ने कल चर्चा की थी इसके बारे में। हम लोग बेहतरीन तरीके से हर उस पॉइंट को पढ़ते हुए चल रहे हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मूल अधिकार, और हमारा टॉपिक है आज फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार समझिएगा भैया, मूल अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं। मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है जी, फंडामेंटल राइट्स। तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि सर इसकी आज सेकंड क्लास हो जाएगी। आप कहेंगे सर ये क्लास नंबर कौन सी है? क्लास नंबर 2 है। अब बात हमने ये पढ़नी है कि सर मूल अधिकारों का जिक्र कहाँ पर किया गया, किस देश से लिया गया। मैं 5 मिनट रिवीजन लूंगा आपका। 5 मिनट के बाद हम लोग अपने टॉपिक पर लौट आएंगे। चलिए, तो हम बात कर रहे थे सर मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35 तक रखे गए हैं। चलिए, अब बात आती है सर, हम बात करेंगे सर मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास किस देश में हुआ था? आप कहेंगे ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। ये सारी चीज़ हम लोग बात करेंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी मेरे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि सर हमने ये पढ़ा था कि जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उसमें 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से आर्टिकल 20, आर्टिकल 19 1F, 19 1F और आर्टिकल 31 को मूल अधिकारों की सूची से निकालकर उसे संविधान के भाग 3 से निकालकर भाग 12 में शामिल कर दिया और एक नया अनुच्छेद 300 का शामिल किया गया। चलिए, तो हम बात करेंगे सर वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, बताइए। जब हम 7 थे तो एक खत्म कर दिया, वर्तमान में कितने हैं? 6। तो भैया एक आप लोग पढ़ेंगे समानता का अधिकार। आप लोगों ने पढ़ा होगा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जल्दी से बताइए सर, समानता का अधिकार कौन कौन से आर्टिकल में है? यहाँ पर बात करेंगे राइट टू इक्वलिटी। आप कहेंगे सर राइट टू इक्वलिटी। चलिए बताइए समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, जल्दी से बताएं यहाँ कि सर कौन कौन से आर्टिकल में होगा। आप कहेंगे 14 से लेकर 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18। आप लोग मुझे बताएं समानता का अधिकार कितने अनुच्छेदों में है? ऑप्शन देता हूं, 5, 4, 3, 6 कि सर जो समानता का अधिकार है वो कितने अनुच्छेदों में दिया गया है? जल्दी से बताइए। आप कहेंगे सर समानता का अधिकार कितने अनुच्छेदों में दिया गया है? जल्दी जल्दी से बताएंगे, बहुत बढ़िया। हाँ जी, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्या क्या इसका आंसर होगा। तो आप कहेंगे, मैं इसके ऑप्शन दे दूं कि कितने आर्टिकल्स हैं इसमें? 5 हैं, 4 हैं, 3 हैं, 6 हैं। कितने आर्टिकल्स इसमें हो जाएंगे? कितने अधिकार मिल रहे हैं समानता में? तो कोई 6 बता रहा है, कोई 4 बता रहा है, कोई 5 बता रहा है। देखिए वो काउंटिंग क्या कर रहे हैं, 14 से 18 जा रहे हैं। यही तो काउंटिंग कर रहे हैं 14 से 18। अब 14 से 18 वो कह रहे हैं अच्छा 14 और 4 18। नहीं, इसमें आप ऐसे काउंट करिए 14, 15, 16, 17 और 18। तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5, तो 4 नहीं 5 अनुच्छेद, 5 अधिकार इसमें मिल जाते हैं। कितने? 5 अधिकार मिल जाते हैं। कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न भी आप लोगों से पूछ लेता है, कभी ऐसा प्रश्न भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। चलिए, दूसरा आपका आता है स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार? आप कहेंगे सर स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार अगर हम बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। आप कहेंगे सर इसको हम क्या पढ़ेंगे जी? आप कहेंगे सर राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी हम लोग, ओहो, राइट टू फ्रीडम पढ़ेंगे ना, ये स्वतंत्रता है। राइट टू फ्रीडम पढ़ेंगे, राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम भैया कौन कौन से आर्टिकल होंगे? आप कहेंगे सर 19 से लेकर 22 तक।
अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। इसके बाद तीसरा आता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप कहेंगे सर शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप कहेंगे सर शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए यहां तक आप लोग पढ़ रहे हैं कि यहां पर आपने ये सारी चीजें पढ़नी है। आप लोग मुझे बताइएगा राइट अगेंस्ट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट, आप कहेंगे सर राइट अगेंस्ट टू एक्सप्लॉयटेशन, अगेंस्ट टू एक्सप्लॉयटेशन। आप कहेंगे सर एक्सप्लॉयटेशन। क्या ये सारे फैक्ट आपने यहाँ तक लिखे? ये कौन कौन से आर्टिकल हो जाएंगे? आप कहेंगे सर ये हो जाएंगे 23 और 24, 23 और 24। इसके बाद भैया चौथा अगर मैं बात करता हूं तो आप कहेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप बताइएगा सर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कि भैया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जल्दी जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि यहां हम लोग पढ़ेंगे राइट किसका है भैया? राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। आप कहेंगे सर राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। आप ये लिख लीजिएगा रिलीजियस, कि भैया स्वतंत्रता का अधिकार कौन कौन से आर्टिकल में, उसमें हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम कौन कौन से आर्टिकल में है? आप कहेंगे अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में। एक एक करके भी एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, फिलहाल तो मैं बता रहा हूं। पांचवे की अगर मैं बात करूंगा, आप कहेंगे सर सांस्कृतिक, आप बताइएगा सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। कौन सा अधिकार भैया? आप कहेंगे सर शैक्षिक अधिकार, शैक्षिक अधिकार, ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं भैया। क्या लिख सकते हैं? यहां पर आप लिखेंगे सर, इसको आप लिखेंगे कल्चरल, आप कहेंगे सर कल्चरल, कल्चरल एंड एजुकेशनल, एजुकेशनल राइट, ठीक है, एजुकेशनल राइट। चलिए ये कौन कौन से आर्टिकल में आता है? तो ये आता है 29 और 30 में, अनुच्छेद 29 और 30 में। आप बताएंगे सर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। पांचवा हमने पढ़ा, छठा हम पढ़ रहे हैं। छठा कौन से में आएगा? तो आप कहेंगे सर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या होगा जी? संवैधानिक, आप कहेंगे सर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसका जी? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि आप बताइए संवैधानिक उपचारों का अधिकार यहां पर क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो आप कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आप लोग यहां पर लिख सकते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है मेरे दोस्तों। अब बात आती है रेमेडीज के बारे में। यहां पर हम पढ़ेंगे कि सर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अच्छा रेमेडीज की स्पेलिंग MED होती है, ME, तो इसको MEDIES लिखना, रेमेडीज। ये आता अनुच्छेद 32। अब आप कहोगे सर आपने 30 के बाद डायरेक्ट 32 क्यों लिख दिया, क्या कारण है? कोई साथी बता सकता है क्या मुझे? यहां तक कोई साथी बता सकता है कि मैंने अनुच्छेद 31 को समाप्त क्यों कर दिया? मैंने क्यों नहीं लिखा यहां पर अनुच्छेद 31? मैंने क्यों नहीं लिखा अनुच्छेद 31? चलिए आप बताइएगा। आप कहेंगे सर यहां पर सारे फैक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। आप कहेंगे सर संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है मूल अधिकारों से। आप कहेंगे सर अंबेडकर साहब ने इसे क्या कहा था? अनुच्छेद 32 को क्या कहा था? संविधान की आत्मा व हृदय कहा था। आप कहेंगे सर इसको संविधान की आत्मा, आत्मा देखिए किसने कहा था? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा कहा गया है? जल्दी से बताइए कि सर सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बता सकते हैं आप लोग? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप कहेंगे सर अंबेडकर साहब ने कहा था। किसने कहा था? अंबेडकर साहब ने, ठीक है, अंबेडकर साहब ने कहा, क्या कहा है जी अंबेडकर साहब ने?
आप कहेंगे सर अंबेडकर साहब ने कहा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या कहा जी? संवैधानिक उपचार। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोग पढ़िए, सिंपल सी चीजें हैं यहां पर आप लोग पढ़ेंगे। हाँ जी बहुत बढ़िया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है बॉयज? हाँ जी बहुत बढ़िया, शानदार। ये सारे फैक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम एक एक करके आर्टिकल्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एक एक करके आर्टिकल्स हम लोग यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं कि सर ये सारी चीजें हम लोगों ने लिख ली। अब हम बात करेंगे सर अनुच्छेद 12 से। अनुच्छेद 12 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 में लिखा है कि राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया, डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। यानी कि यहाँ पर जो राज्य शब्द लिखा है ये किसी स्टेट को डिनोट नहीं कर रहा। ये जो स्टेट शब्द है ये किसको? हमारे नेशन को, हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। यहां तक आप लोगों ने लिख लिया? हाँ जी बहुत बढ़िया, शानदार। आप कहेंगे कि सर एक आर्टिकल यहां पर अब हम पढ़ते हैं, आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में क्या लिखा था? अनुच्छेद 12 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है राज्य की परिभाषा। किसकी परिभाषा यहां पर दी हुई है? आप कहेंगे सर यहां पर राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। आप कहेंगे सर राज्य की परिभाषा यहां पर दी है। यानी कि आप बताइएगा डेफिनीशन। आप कहेंगे सर डेफिनीशन, डेफिनीशन ऑफ स्टेट, ऑफ स्टेट। अच्छा ये बताइए जो हमारा ये स्टेट है ये किसी स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये हमारे नेशन को, हमारे राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर किसी राज्य की परिभाषा नहीं पूछी गई कि दिल्ली की परिभाषा हो या उत्तर प्रदेश की परिभाषा हो ना। यहाँ पर क्या पूछा है जी? यहाँ पर क्या पूछा है? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। उम्मीद है आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। आप कहेंगे सर डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स। अब इसमें जो डेफिनेशन दी हुई है वो किस किस की दी हुई है? देखिए यहां पर किससे बनेगी इसकी परिभाषा? आप कहेंगे सर संसद से। किससे बनेगी? संसद एवं भारत सरकार, संसद एवं भारत सरकार। आप कहेंगे संसद एवं भारत सरकार। तो इससे मिलकर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर पार्लियामेंट। आप कहेंगे सर पार्लियामेंट, यहां पर लिखना एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख लीजिए। ठीक है, जीओबी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इससे मिलकर और भैया आप कह सकते हैं यहां पर, यहां आप कह सकते हैं दूसरा पॉइंट आप कह सकते हैं राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, राज्य विधान मंडल। देखिएगा राज्य विधान मंडल एवं राज्य सरकार, राज्य सरकार, इन सब से मिलकर किसकी परिभाषा बन रही है? राज्य सरकार। आप कहेंगे सर स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर। हालांकि इसको लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट लिखते हैं लेकिन मैं इसको लेजिस्लेचर लिख रहा हूं। ठीक है, लेजिस्लेचर। आप कहेंगे लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर एंड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, राज्य सरकार की बात हो गई। ठीक है, अब बात आती है स्थानीय निकाय। अब आप कह सकते हैं सर यहां पर तीसरा पॉइंट में लिख रहा हूं स्थानीय निकाय, स्थानीय, स्थानीय निकाय। ठीक है जी, स्थानीय निकाय एवं अन्य निकाय, एवं अन्य निकाय। अन्य निकायों में जैसे कौन कौन शामिल हो जाएंगे मैं बताऊंगा। अन्य निकाय देखिए लोकल बॉडीज एंड अदर लोकल बॉडीज। आप कहेंगे सर लोकल बॉडीज, लोकल बॉडीज एंड अदर बॉडीज। अब इसमें कौन कौन शामिल हो जाएंगे तो यहाँ पर आप समझिएगा स्थानीय निकायों में जैसे कि जिला पंचायत, जिला निगम, जिला निगम, जिला परिषद, नगर निगम, इस प्रकार की ग्राम पंचायतें, ये सब किस में आती हैं? स्थानीय निकायों में आ जाती हैं। किस में आती हैं? ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर परिषद, ये सब किस में आते हैं? स्थानीय निकायों में आ जाते हैं। ठीक है, अब भैया जैसे कि जो LIC वगैरह हो गई है और संस्थाएं हो गई हैं, अदर
निकायों में आ जाती हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कहेंगे, इस प्रकार से आप क्या कहिएगा, तो यहां तक आप कहेंगे सर राज्य की परिभाषा किसमें दी हुई है, आप कहेंगे सर राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में। हालांकि राज्य की परिभाषा 3 आर्टिकल में है, 12 में, 36 में और 152। 3 आर्टिकल हैं जो राज्य की परिभाषा की बात करते हैं और तीनों में एक ही परिभाषा दी हुई है। क्या दिया हुआ है, एक ही परिभाषा दी हुई है। ठीक है, चलिए अब बात आती है जी अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 क्या कहता है, अनुच्छेद 13 कहता है कि सर ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा, राज्य, यहां पर राज्य की बात हो रही, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। यदि ऐसा कोई कानून बनाया जाता है तो वह कानून स्वतः ही 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, हर्षित तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर, कह रहे हैं आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, हाँ जी, यहां तक आप लोग पढ़ लीजिए, जल्दी जल्दी से समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, मेरे गले में थोड़ा सा इन्फेक्शन है जिसके कारण मैं बहुत तेज नहीं बोल पा रहा हूँ, बहुत आराम से बोल रहा हूँ। वो होता है ना कभी कभी जब आप बोलते हैं बहुत तेज और फिर यहाँ से थोड़ा सा गर्म माहौल होता है, बाहर जाते हैं थोड़ा ठंडा माहौल होता है, तो वो गले में ना इन्फेक्शन हो गया है, जो थ्रोट इन्फेक्शन बोलते हैं ना, इसमें हल्की सी स्वेलिंग है। जब ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए मैं बड़े आराम से, बहुत आराम के साथ सारी चीज़ें क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ। और आपको मैं ये भी नहीं कि बहुत स्लो आवाज़ में पढ़ा रहा हूँ, बहुत आराम से, बहुत प्यार के साथ हर उस पॉइंट को बढ़ाता हुआ चल रहा हूँ। चलिए बात आ गई सर, ये हमने पढ़ लिया, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं सर, एक आर्टिकल है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में क्या लिखा है, इसमें लिखा है राज्य। राज्य मतलब यहाँ किसको डिनोट कर रहा था, हमारे नेशन को, यानी कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। हाँ खोल दो। चलिए, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, कोई कानून, एनी लॉ, आप कहेंगे सर एनी लॉ, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करे। क्या करे, मूल अधिकारों का उल्लंघन करे। आप कहेंगे सर मूल अधिकारों का उल्लंघन करे। ठीक है जी, क्या करे, उल्लंघन करे। ठीक है, यदि कोई कानून ऐसा बनाया भी जाता है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह कानून स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, वह कानून स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। आई होप ये सारी चीजें लिख रहे हैं। ठीक है भैया, कमल कह रहे हैं सर आप सही बोल रहे हैं, आ रही है सर। हाँ, सचिन कह रहे हैं सर याद कुछ होता नहीं लेकिन क्वेश्चन सारे हो जाते हैं। वो इसीलिए तो हो रहे हैं क्योंकि आपको क्लास समझ में आ रही है, आपको क्लास समझ में आ रही है। और अब जब याद करने की बात आ रही है तो आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, बहुत सारी हौच पौच जब दिमाग में होती है तो ऐसा लगता है ये तो हमें कुछ याद है ही नहीं। लेकिन जब हम यहाँ पर क्वेश्चंस करने लगते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये क्वेश्चंस तो हमने पढ़ रखा था, इसका तो ये आंसर होगा। ठीक है, वही हमें प्रैक्टिस करते रहना है, वहीं से हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, वहीं से हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, सारी चीजें आपने कर ली। अगर भैया राज्य ने ऐसा कोई कानून बनाया भी है, यदि कोई कानून राज्य ऐसा बना देता है जिससे मेरे फंडामेंटल राइट्स को, मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, ब्रेक होते हैं फंडामेंटल राइट्स, तो कानून अपने आप 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए अनुच्छेद 13 को क्या कहा गया है, सहज प्रहरी कहा गया है, सहज प्रहरी कहा गया है, प्रहरी। ठीक है, कि सर कौन से आर्टिकल को सहज प्रहरी कहा गया है, कहा गया कि भैया अनुच्छेद 13 को सहज प्रहरी, या आप कह सकते हैं मूल अधिकारों का गारंटर कहा गया है। क्या कहा गया है, गारंटर कहा गया है। ठीक है विकास, चलिए धन्यवाद, शानदार,
लाजवाब। तो यहां तक आप सारी चीजों को लिखते हुए चलें, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? बिल्कुल रविंदर जी। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं जी हमारे जो मूल अधिकार हमने पढ़ने हैं। अब हम बात करेंगे समानता के अधिकार की। हम किसकी बात कर रहे हैं? समानता के अधिकार की। चलिए मुझे बताइए सर, समानता का अधिकार क्या कहता है? देखिए हम लोग पढ़ रहे थे, अब यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट है। अब तक तो हमने इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी, लेकिन अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कि सर समानता का जो अधिकार है वो कौन कौन से आर्टिकल में आता है? राइट टू इक्वलिटी किस में है मेरे दोस्त? आप कहेंगे सर राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी किस में हो जाएगा? राइट टू इक्वलिटी। आप कहेंगे सर राइट टू इक्वलिटी कि भैया राइट टू इक्वलिटी यानी कि अनुच्छेद आर्टिकल 14 से लेकर 15 तक, 14, 15, 16, 17 और 18, यानी कि यहां तक हमने पढ़ना है। अब हम अनुच्छेद 14 पढ़ते हैं। चलिए कौन साथी मुझे बताएंगे कि सर आर्टिकल 14 कितने देशों का मिक्सचर है? आर्टिकल 14 में पहले हमें बताना है क्या प्रोविजन है। आप कहेंगे सर इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब जल्दी जल्दी से बताइए कि सर विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में दिया गया है। किस में दिया गया है? आप कहेंगे सर अनुच्छेद 14 में दिया गया है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि सर विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण यानी कि इक्वल, आप कहेंगे इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कानून की नजरों में सब समान है। कानून की नजरों में सब समान है। कानून किसी को उसकी जाति, उसके धर्म, उसके लिंग, उसके वंश, उसके जन्म स्थान को देखकर न्याय नहीं करता, बल्कि आप राष्ट्रपति हैं, चाहे आप आईएएस अधिकारी हैं, चाहे आईपीएस अधिकारी हैं, चाहे आप मंत्री हैं, चाहे आप बहुत अमीर आदमी हैं, चाहे बहुत गरीब आदमी है, कानून सबके लिए समान है। कानून सबके लिए इक्वल है। ये तो किताबी भाषा हो गई है ना, ये तो किताबी भाषा है। अब आप लोग मुझे बताइए, अब आप लोग ये बता सकते हैं कि वास्तव में ऐसा है? रियलिटी क्या है? रियलिटी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। रियलिटी है जिसके पास भैया लक्ष्मी है, न्याय उसका है। लेकिन फिर भी आजकल भी हमें, आज भी हमारा भरोसा न्यायपालिका पर है। कहते नहीं आई विल सी यू इन द कोर्ट, मैं देख लूंगा तुझे न्यायालय में, मैं देख लूंगा तुझे न्यायालय में। आई विल सी यू इन द कोर्ट है ना, कहते हैं न्यायपालिका में मिलते हैं। चलो ये हमने पढ़ा है ना, न्यायपालिका में मिलते हैं। चलिए आज मैं मूल अधिकारों से संबंधित एक पीडीएफ आपके ग्रुप में डालूंगा, क्योंकि इतना समय मिल नहीं पाता कि मैं इसमें करा पाऊं। हालांकि मैं ग्रुप में अभी क्लास खत्म होते ही मूल अधिकारों से संबंधित एक पीडीएफ डालूंगा जो प्रीवियस ईयर की पीडीएफ होगी। आप लोग मुझे बताइए, लगभग 25-26 प्रश्न हैं। अगर मैं क्लास में कराऊंगा तो मैं थ्योरी नहीं करा पाऊंगा, इसलिए वो क्वेश्चंस ही मैं आज आप लोगों को ग्रुप में डाल दूंगा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति तो नहीं है बच्चे? आप कहेंगे सर इसमें क्या लिखा था? इसमें लिखा है विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण। क्या लिखा है? विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण। चलिए यहां पर हम बात कर रहे हैं, आप कहेंगे सर विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इंग्लिश में भी लिखिएगा इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। चलिए अब यहां तक हमने जब सारी चीजें पढ़ ही ली हैं, यहां पर हमने सारी चीजें पढ़ ही ली हैं, तो आप कहेंगे सर ये वाला पोर्शन कहां से लिया गया है और ये वाला पोर्शन कहां से लिया? जैसे कि विधि के समक्ष समानता ये हमने लिया है ब्रिटेन से। कहां से लिया है? ब्रिटेन से। और ये जो है ना इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये हमने लिया है अमेरिका से। आप कहेंगे सर ये जो है आर्टिकल 14 दो देशों का मिश्रण है। किसका? दो देशों का मिश्रण है, जिसमें हम बात करते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। चलिए अब बात आ गई सर, ये बताइए अभी कहां पर एक ऐसा स्टैचू, एक ऐसी मूर्ति, एक ऐसी न्याय की देवी की प्रतिमा लगाई गई है जो अपडेट वर्जन है, या ऐसे कह सकते हैं जिसकी आंखों की पट्टी हटा दी गई है,
जिसके हाथ में तराजू थी वो भी हटा दी गई है, उसके अब देवी के हाथ में एक तलवार और एक किताब रखी गई है। और ये कहा गया है, अभी जो हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे डी.वाई. चंद्रचूड़, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी दिल्ली में स्थापित की थी और इसके मायने ये लगाए गए कि अब ये है कि न्याय भैया देख कर किया जाएगा, संविधान के अनुसार किया जाएगा और कड़ाई से किया जाएगा। तलवार भी हाथ में दी हुई है, तलवार भी हाथ में दी हुई है। प्रतिभा मेरी प्यारी बहन कह रही है सर आज तक पॉलिटी समझ में नहीं आई, लेकिन अब मजा आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते रहिए अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोगों को पढ़ना है, मुझे तो बस आप लोगों का यही साथ, यही प्यार, यही समर्थन मिलता रहे। मैं अपने आप को बहुत धनी महसूस करता हूं कि मुझे आप जैसे छोटे भाई बहन के रूप में छात्र मिले हैं, विद्यार्थी मिले हैं, स्टूडेंट मिले हैं। आई एम द वन ऑफ द मोस्ट लकी पर्सन इन द वर्ल्ड कि मुझे आप जैसे विद्यार्थियों को पढ़ाने का मौका मिला। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे इतने प्यारे भाई बहन हैं कि मेरी हर बात को मान रहे हैं और जो चीज़ें मैं करा रहा हूं उनको याद कर रहे हैं। तो मुझे और क्या चाहिए? अध्यापक को और क्या चाहिए? अध्यापक को सिर्फ ये चाहिए कि जिन बच्चों को वो पढ़ाता है, जिन बच्चों के लिए वो मेहनत करता है, उन बच्चों को बस वो सम्मान पा सके, उन बच्चों से वो सम्मान मिल सके। तो आप लोग सम्मान दे रहे हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और मुझे उस सम्मान के प्रति और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप समझ रहे हैं, जब आपका भरोसा किसी पर होता है आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। जब आप घर में हैं और आपसे कहा जाए भाई शादी का माहौल है, भाई ये काम तेरा है, हलवाइयों को देखने का तेरा काम है, टेंट लगवाने का तेरा काम है और इसका काम ये है, इसका काम ये, जब बांट दिए जाते हैं तो हर कोई अपनी जिम्मेदारी को निभाता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करता है ना। वैसे ही एक अध्यापक भी होता है। जब अध्यापक को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई इन बच्चों का जो भविष्य है आपके ऊपर है, तो विश्वास रखना अध्यापक आपसे ज़्यादा पढ़ता है। 15 जनवरी से पहले मैं प्रॉपर 8 घंटे की नींद लेता था, लेकिन आपको ये दिख रहे होंगे 15 जनवरी के बाद मैं मुश्किल से 5-6 घंटे की नींद ले पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपके लिए कंटेंट को अपडेट करना पड़ता है, आपके प्रीवियस ईयर को पढ़ना पड़ता है। डेली मैं कुछ ना कुछ सारी चीज़ें यहाँ पर लेकर आता हूँ। समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलिए, तो यहाँ पर हमने बात करनी है ये सारी चीज़ों को लेकर। अब ये भी हो सकता है एक दो बच्चा ऐसा होगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि सबको ही समझ में आ गया, एक दो बच्चा होगा जिसको नहीं आ रहा होगा। क्यों नहीं आ रहा होगा? क्योंकि वो दिमाग ही खोलकर नहीं बैठा होगा। हो सकता है किसी को ना भी आ रहा हो, है ना। चलिए, हम लोग यहाँ पर सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं सर, अनुच्छेद 14 ये कहता है कि सभी लोग, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, चाहे निम्न जाति का है, चाहे उच्च जाति का है, कोई भी XYZ, सभी को इक्वल जस्टिस दिया जाएगा, सभी को बराबरी कानून के अनुसार बराबर समझा जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 14 का अपवाद, अब अपवाद ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अपवाद, एक्सेप्शन ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक्सेप्शन क्या है, अपवाद क्या है? आप कहेंगे सर अपवाद हैं, हमने क्या पढ़ा? एक अपवाद है जी आर्टिकल 361, अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361 क्या कहता है कि मैं अनुच्छेद 14 में जो दी गई बातें उनको नहीं मानूंगा, मैं उनको नहीं मानूंगा। ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहा है जी अनुच्छेद 14 में, उसका विरोध करते हुए अनुच्छेद 361 ने। और 361 में क्या लिखा था? तो आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या? आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या? आप भैया जल्दी जल्दी से बताइए इसका सही क्या होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम बात करेंगे कि सर, बहुत बढ़िया, हाँ जी, चलिए, बहुत शानदार। हम लोग बात करते हैं कि सर यहाँ पर किस किस को विशेष अधिकार दिए गए हैं। आप कहेंगे सर राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल। आप कह सकते हैं सर राष्ट्रपति, जिसे हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट बोलेंगे। आप कहेंगे सर प्रेसिडेंट, और इसको हम बोलते हैं गवर्नर। क्या बोलते हैं? गवर्नर। आप कहेंगे सर गवर्नर, यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्या मिला हुआ? विशेष अधिकार मिले हुए हैं। क्या मिले हुए हैं? विशेष अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं। और विशेष अधिकार का क्या मतलब है? आप कहेंगे सर स्पेशल राइट्स दिए गए हैं इन्हें। क्या मिला है? स्पेशल राइट्स इन्हें मिले हुए हैं। इसका मतलब ये है कि भैया
इसका मतलब है कि जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर है, जब तक राज्यपाल अपने पद पर हैं, इनके खिलाफ ना तो कोई मुकदमा होगा, ना इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, इनके खिलाफ कोई वारंट भी जारी नहीं किया जा सकता। यानी कि जब तक ये अपने पद पर रहेंगे इन्हें कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, इनके खिलाफ किसी भी थाने में एफआईआर नहीं लिखी जा सकती, इन्हें इनके पद से हटाया जाएगा, उसके बाद इन पर मुकदमा भी दर्ज होगा, इनके खिलाफ एफआईआर भी होगी, इनको सजा भी दी जाएगी। अगर किसी केस में ये दोषी पाए जाते हैं तो पहले इनके पद से हटाना पड़ेगा, उसके बाद भैया इन्हें मुकदमा दर्ज होगा, एफआईआर होगी, केस चलेगा, इन्हें सजा भी होगी। लेकिन जब तक ये अपने पद पर रहेंगे तब तक इन्हें कोई टच भी नहीं कर सकता। ठीक है मनीष जी, लव यू मेरे शेर, लव यू। प्रियांशु जी बिल्कुल मेरा प्रयास तो यही रहता है, लेकिन भैया ध्यान रखें कि सब ये यहाँ पर सारी चीज़ों को नहीं समझ पाते, इसलिए मुझे हाथ से लिखकर ही पढ़ाना पड़ेगा। चलिए लिख लिया आप लोगों ने। अब बात आ गई सर, ये हमने पढ़ लिया, सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ ली। अब बात आती है सर एक आर्टिकल और है, हालांकि 2 आर्टिकल और हैं। एक आर्टिकल यहाँ पर है अनुच्छेद 105 और एक आर्टिकल है भैया आप लोगों का आर्टिकल 194। इसमें क्या लिखा है, जो सांसद हैं, सांसद समझते हैं, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य होते हैं सांसद, जिन्हें एमपी बोलते हैं। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट कि भैया जो संसद के सदस्य हैं सांसद को, और यहां पर हम कह सकते हैं एमएलए, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आप कहेंगे सर इन्हें बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं सर ये हुआ। और आप यहां पर लिखेंगे, इसमें और होते हैं एमएलसी। ठीक है, एंड करके लिखो, और नहीं एंड करके लिखो, एंड एमएलसी कौन हो गए, एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इन्हें हम क्या लिखते हैं, आप कहेंगे सर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के सदस्य, 6 राज्यों में है मात्र, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो सदस्य होंगे इन्हें भैया विशेष अधिकार मिले हैं। क्या मिले हुए हैं, इन्हें विशेष अधिकार हैं। ठीक है, क्या है, इन्हें विशेष अधिकार मिले हुए हैं, इन्हें भी स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं, विशेष अधिकार इन्हें भी मिले हैं और इन्हें भी मिले हैं। और इनका विशेष अधिकार क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर इनका जो विशेष अधिकार है वो ये है कि जब संसद और राज्य विधानमंडल के सत्र चल रहे हों, जब संसद और विधान सत्र, इसका मतलब क्या होगा, यहां पर ध्यान रखना, नोट में लिखना, इसको चाहें तो नोट में लिखना कि किसी भी विधायक और सांसद को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब वो किसी सत्र में बैठे हों या सत्र चल रहा हो उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इन्हें का मतलब है सांसद और एमएलए एमपी, इन्हें सत्र मतलब जब संसद का या विधानसभा का सत्र या सेशन चल रहा हो, क्या चल रहा हो, सेशन हो या सेशन के 40 दिन पूर्व, 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद तक, पूर्व 40 दिन, और आप ऐसे कह सकते हैं 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। चलिए सिंपल है, नहीं किया जा सकता है। अब मान लो जैसे कि बजट सत्र चल रहा है संसद में, तो बजट सत्र के 40 दिन पहले और बजट के 40 दिन बाद तक किसी भी सांसद को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठीक है, 41वें दिन गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। डीप नहीं है अनुज, डीप नहीं है अर्जुन, ये भैया पूछ लेता है यहां तक। चलिए लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। अब एक चीज और आती है,
यहां पर आप लोग भैया बताइए, यहां पर आप लोग बताते रहेंगे कि सर ऐसा कौन सा मामला था जिसमें अनुच्छेद 14 को नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहा। एक मामला था मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट 1980। 1980 में मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ या संघ सरकार यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित एक मामला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 14 नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है। नैसर्गिक नेचुरल जस्टिस, चाहे कोई इंडियन हो, चाहे कोई फॉरेनर हो, चाहे विदेशी हो या भारतीय हो, सभी को बराबर का अधिकार दिया जाएगा। समझ गए। यहां पर हम बात कर रहे हैं सर, एक मामला था अनुच्छेद 14। देखिए यहां पर मैं बात कर रहा हूं मिनर्वा मिल्स की, मिनर्वा मिल्स, ठीक है, मिनर्वा मिल्स वर्सेस वर्सेस संघ सरकार, संघ सरकार, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, संघ सरकार 1980 का ये मामला था, 1980, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, आप कहेंगे सर मिनर्वा 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 मिल्स, मिनर्वा मिल्स, ठीक है जी। मिल्स की स्पेलिंग क्या होती है देख लेना भैया। चलिए बताइएगा, हम बात कर रहे हैं वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट की, किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट 1980। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आप बताइएगा कि सर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 14 नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है। चलिए नहीं समझ आया, फिर बताता हूं कि ऐसा कौन सा मामला था जिसमें अनुच्छेद 14 को नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहा है। ठीक है जी, तो आप कहेंगे सर मिल्स, ठीक है, ये ES और कर लेना, ठीक है, मिल्स। चलिए आप कहेंगे सर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस केस में सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 14 को, आर्टिकल 14 को क्या कहा था, आर्टिकल 14 को नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहा। क्या कहा, नैसर्गिक, आप कहेंगे नैसर्गिक, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। कौन से मामले में अनुच्छेद 14 को नैसर्गिक न्याय का, नैसर्गिक न्याय का, आप कह सकते हैं नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहा, न्याय का सिद्धांत कहा है। क्या कहा है जी, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। यानी कि आप लोग लिख लेंगे सर नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस ऑफ, नेचुरल जस्टिस, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस लिखना है इसको। क्या लिखना, आप कहेंगे सर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। क्या कहा गया था इसको, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस। कौन से मामले में कहा गया इसको, तो आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी है, नेचुरल जस्टिस कौन से मामले में अनुच्छेद 14 को कहा गया है। तो ये कहा गया है भैया अनुच्छेद 14 को मिनर्वा मिल्स मामले में, किस में, मिनर्वा मिल्स मामले में। चलिए अब बात आती है जी अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, अभी यादव कह रहे हैं कि सर शुरू मजबूरी में किया था लेकिन अब मजा आ रहा है, बस यही मजा तो चाहिए, यही तो मजा चाहिए। अनु चतुर्वेदी कह रहे हैं सर पॉलिटी कठिन लगती थी लेकिन अब इजी लग रही है। देखिए आपकी मेहनत और आपका लगन, आपका जुनून है जो आपको ये कॉन्फिडेंस दे रहा है कि अब पॉलिटी में आपको मजा आ रहा है। अगर ये जुनून, ये लगन आप हर सब्जेक्ट में कर लें, विश्वास रखना आपको सफलता निश्चित मिलेगी, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। ठीक है जी, चलिए यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, चलिए बहुत शानदार, लाजवाब। तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लेंगे। चलिए यहां तक हमने लिख लिया। अब अनुच्छेद 15 क्या कहता है,
आर्टिकल 15 में क्या लिखा है? अनुच्छेद आर्टिकल 15 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी नागरिक को लेकर, किसी भी नागरिक की जाति, नागरिक की बात कर रहा हूं, व्यक्ति की नहीं। नागरिक का मतलब है कि अनुच्छेद 15 सिर्फ भारतीयों को ही मिलेगा। किसको मिलेगा? भारतीयों को दिया जाएगा। यानी कि किसी भी नागरिक की जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। आप कहेंगे सर किसी भी नागरिक की जाति को लेकर, जाति जिसे हम क्या बोलते हैं? कास्ट। क्या बोलते हैं? कि किसी भी व्यक्ति की कास्ट को लेकर, लिंग, लिंग उसका सेक्स क्या है, वो पुरुष लिंग है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। किसी के व्यक्ति, किसी की जाति, लिंग, धर्म, धर्म यानी कि रिलीजियन। आप कह सकते हैं सर रिलीजियस क्या है, उसका धर्म क्या है? रिलीजियन क्या होगा? रिलीजियन कह सकते हैं धर्म। वंश, उसकी डायनेस्टी क्या है? आप कहेंगे सर उसकी डायनेस्टी क्या है? उसके डायनेस्टी। ठीक है। वंश को लेकर, जन्म स्थान को लेकर, जन्म स्थान, जन्म स्थान यानी कि वर्थ प्लेस, वर्थ प्लेस को लेकर, ठीक है, क्या होगा? वर्थ प्लेस को लेकर उसके साथ क्या किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। के आधार पर, के आधार पर, आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, नहीं किया जाएगा। ठीक है। भेदभाव का मतलब है डिस्क्रिमिनेशन, कि भैया किसी के साथ भी उसके जाति, धर्म, वंश, लिंग, इसके आधार पर आप क्या कहेंगे सर? डिस्क्रिमिनेशन। यहां पर आप लिख सकते हैं सर डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। कहाँ लिखा है ऐसा? नहीं किया जाएगा। आप कह रहे हैं सर ऐसा लिखा हुआ है अनुच्छेद 15 में। कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 15 में, कि भैया किसी के साथ उसके जाति को लेकर, उसके धर्म को लेकर, उसके वंश को लेकर भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा, इसी का एक खंड है, आप कह सकते हैं आर्टिकल 15 क्लोज 2। ये क्या कहता है? अनुच्छेद 15 खंड 3 में क्या लिखा हुआ है? तो आप भैया बता सकते हैं कि सर ये क्या हो जाएगा? यहां पर हम लोग बात करेंगे तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। चलिए, यहां हमने लिखना है कि सर ये तो हमने पढ़ लिया। आप ये कह सकते हैं कि किसी भी नागरिक को उसके जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्मस्थान के आधार पर किसी होटल, किसी दुकान, किसी तालाब, किसी पब्लिक पार्क में जाने से नहीं रोका जाएगा। यहां लिख दूं उपरोक्त आधार पर। उपरोक्त आधार, उपरोक्त आधार का मतलब समझ में आया आप लोगों को? उपरोक्त आधार का मतलब है किसी की जाति को लेकर, किसी के लिंग को लेकर, किसी के धर्म को लेकर, किसी के वंश को लेकर, किसी के जन्म स्थान को लेकर क्या नहीं किया जाएगा? आधार पर दुकानों, दुकानों यानी कि शॉप्स, आप कह सकते हैं ना, शॉप्स होती है ना, शॉप्स, दुकानों पर, यानी कि आप कह सकते हैं दुकानों, होटलों, होटल्स, होटलों, सार्वजनिक पार्क यानी कि पब्लिक पार्क, सार्वजनिक पार्क, सार्वजनिक पार्क के, पार्क में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। प्रवेश यानी कि एंट्री, कि भाई उनकी एंट्री ना हो, से नहीं रोका जाएगा, नहीं रोका जाएगा। तो ये चीजें आप लिख लीजिए, नहीं रोका जाएगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, नहीं रोका जाएगा। 15 खंड 3 क्या कहता है? 15 खंड 3 कहता है, अच्छा समय हो चुका है, चलिए तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए, तो इसको आप लोग यहाँ तक लिखना। कल मैं यहीं से प्रारंभ करूंगा इसको, कल मैं यहीं से इसको स्टार्ट करूंगा और अनुच्छेद 3 भी पढ़ाऊंगा, अनुच्छेद 6 भी पढ़ाऊंगा, सॉरी 15 खंड 3, 15 खंड 6 भी हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्या है, हाँ जी, यहाँ पर स्वागत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर अभी हम इसको और कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी समय हो चुका है, दूसरी क्लास भी है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।